अभी लास्ट कुछ महीनों से रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। उसी में से एक चेंज है हमारा मार्केट टाइमिंग एक्सटेंड होने की बातें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग हो सकता है कमिंग ईयर से ये लोग कर भी देंगे। अभी हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये बेनिफिशियल है सही में रिटेल ट्रेडर के, क्योंकि हर चीज़ कहा तो जाता है कि रिटेल ट्रेडर के बेनिफिट के लिए है। जैसे देखिए, अब हर डेली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो पहले क्या होता था, रिटेल ट्रेडर्स को 6 महीने लगते थे अपना कैपिटल वाइप आउट करके मार्केट से बाहर जाने में। अब वो 6 दिन में बाहर जा सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा ही हुआ ना, उसने टाइम बचा दिया। आपको जो 6 महीने आप बर्बाद करते, वो आप अभी 15 दिन में ही खत्म कर लेते हो, तो 15 दिन ही लाइफ का बर्बाद हुआ। पहले 6 महीने बर्बाद होते थे। तो आपका आपके ही प्रोटेक्शन के लिए हुआ। तो ये भी देख लेंगे कि ये जो हो रहा है इससे एक्चुअली रिटेल को क्या बेनिफिट हो सकता है। यस, सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बट ये जब होगा तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन का। और दूसरा चीज़ ये है कि चलो ठीक है, हम जितना भी हम लोग डिस्कशन करें या जितना भी चीज़ें हम समझने की कोशिश करें, क्या ऐसा कोर चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए जिससे रियल में रिटेल का प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक ये जो टाइमिंग एक्सटेंड करने का दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि हमारा मार्केट बंद हो जाता है, फिर ग्लोबल मार्केट कुछ होता है, फिर अगले दिन सुबह हमारे मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लॉजिक दिया जा रहा है। पहला चीज कि जब आपने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अलाइन करेंगे, तब फिर आपने इसको फिर लिमिट ही क्यों किया है? आपने रात को 12 बजे तक, अभी सुबह पहले 9 बजे तक, फिर रात को 12 बजे तक आप 24 आवर चलने दीजिए। आप बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, बाकी चलने दीजिए। मतलब अगर लॉजिकल है आपके लिए ये चीज तो चलने दीजिए, क्योंकि फिर भी रात को 12 बजे आप बंद करोगे, एंड रात को 12 बजे जब आप बंद कर रहे हो तो 2 बजे तक तो डाउ जोन्स खुला ही है। तो वो तो नहीं हो रहा है। एक्चुअल रीजन इसका पीछे क्या है? देखिए, क्या होता है, हर चीज का एक सैचुरेशन होता है। जैसे अभी ये हो गया कि नए नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं ट्रेडिंग में, राइट? तो अब क्या है, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनसे ही ज्यादा ट्रेड करवाओ। तो फिर क्या, सेकंड हाफ भी खोल दो। तो एटलीस्ट मान लीजिए डाउ वहां पे 200 पॉइंट कैंडल बना रहा है, तो आपके पुट का कुछ वैल्यू बढ़ेगा, किसी का कॉल बाई है उसका लॉस होगा, वो एसएल लेगा। कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होंगे, जो ट्रांजेक्शन होंगे उससे कुछ चार्जेस आएगा, और एडिशनल कोई खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम एक्सचेंज ने बना के रखा है वो सिस्टम एक्सचेंज का तो बंद ही हो जाता है ना आफ्टर 3:30, राइट? बट अभी क्या है, एनएससी बीएससी दोनों में कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है। तो सेकंड शिफ्ट में उनके पास स्टाफ तो है, वो स्टाफ कमोडिटी में ट्रेडिंग कम हो रही है उनके यहाँ, तो उनके यहाँ स्टाफ का यूटिलाइजेशन सही नहीं है, तो वो वही स्टाफ यूज हो जाएगा आपका इसके लिए। तो उनको तो फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो कॉस्टिंग नहीं पड़ी। ब्रोकर्स के यहाँ भी, ब्रोकर्स का तो ऐप है, प्लस ऐप मैनेज करने के लिए सेकंड शिफ्ट में उनके स्टाफ रहते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ब्रोकर्स का कमोडिटी भी है। तो उनके स्टाफ, उनको भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यस, एडिशनल 1-2 स्टाफ रखना पड़ेगा, बट रेवेन्यू कितना बढ़ जा रहा है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सेबी, तो सेबी को ऐसे भी डे टू डे ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। सेबी के पास भी सर्विलेंस के लिए सेकंड शिफ्ट में स्टाफ होते हैं कमोडिटीज़ के, और 1-2 स्टाफ वो एडिशनल बढ़ा लेंगे। बट सेबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एम्प्लॉयज़ की फंडिंग का उसको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ता है। बच कौन गया? बच गया रिटेल इन्वेस्टर, जिससे पूछा भी नहीं जाता है कि भाई हमको ये करना है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि हम रिटेल इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ला रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है, यस, टू एन एक्सटेंट कह सकते हैं आप कि रिटेल इन्वेस्टर का एक तरह से प्रोटेक्शन है कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन से प्रोटेक्टेड रहेगा रिटेल इन्वेस्टर। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हो, तो आप ये समझाओ रिटेल इन्वेस्टर को कि क्या है डेरिवेटिव। क्योंकि आप सेकंड शिफ्ट में कैश सेगमेंट तो ओपन नहीं कर रहे हो, आप तो ओपन डेरिवेटिव कर रहे हो, तो उसके हिसाब से तो सेकंड शिफ्ट में भी ट्रेडिंग हो रही है। तो आपको जो चीज फोकस करनी चाहिए वो है कोर एडुकेशन, कि ये होता है डेरिवेटिव, इस तरीके से ये होता है, ये ऐसे ट्रेडिंग होती है, ये ऐसे स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये सब ट्रेनिंग लर्निंग पे फोकस करवाइए। आप इमेजिन करके देखो, हजारों हजार करोड़ रुपए के फंड्स हैं एनएससी बीएससी एमसीएक्स के पास, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के नाम पे। वो प्रोटेक्शन फंड या एडुकेशन फंड, जिस नाम से भी आप रखो, आप उससे कुछ पैसा ही खर्चा करो। आप करते हो, प्रोग्राम्स करते हो, ये जैसे भी आप कभी भी इनके वेबसाइट्स पे जाएंगे ना, तो आपको शेड्यूल मिलेगा। एनएससी सेमिनार कराते रहते हैं, बीएससी कराते रहते हैं, एमसीएक्स सेमिनार करवाते रहते हैं। ये लोग अलग अलग सिटीज़ में ऑफलाइन सेमिनार करवाते रहते हैं, कोई भी जाके अटेंड कर सकता है। ठीक है, बट
आपको लगता है कि उस ऑफलाइन सेमिनार से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है? हो रहा होता तो ये सिचुएशन नहीं हो रही होती। प्लस ऑफलाइन सेमिनार से आप कितने लोग तो रीच कर पाओगे? आप लाख रुपए एक ऑफलाइन सेमिनार पे खर्चा करोगे, 100 लोग वहां पहुंचेंगे। आप किसी एक ढंग के पर्सन से लर्निंग की वीडियो बनवा के डलवा दो, आप देखो वहां से आपको कितना मतलब व्यूअरशिप आता है, वो लाखों लाख लोगों तक जा सकता है, राइट? तो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए इनको, ताकि ये हो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो कि मतलब एक्सचेंज लेवल पे ये लोग कर सकते हैं। ये लोग कर सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोई बोलने आया कि एक काम करो, तुम्हारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे तुमने लर्निंग वीडियोस डाल के रखा है, तुम 2-4 वीडियो मेरे लिए भी बना दो, मैं खुशी से बना दूंगा। मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि भाई मेरे लिए लर्निंग वीडियो बना दो, मैं खुशी से बना दूंगा ना, मेरे को क्या दिक्कत है बनाने में? मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा है, कोई चाहे तो वो भी देख सकता है। मेरे को कोई और बोलता है कि भाई मेरे चैनल पे बना के डाल दो, तो मैं डाल दूंगा, अगर लर्निंग उसका एम है लर्निंग। बट वो चीज़ नहीं हो रही है। खुद से ये लोग जिनको भी अप्रोच करते हैं, जिनके थ्रू भी ये लोग काम करवाते हैं ना, वो लोग सब जो भी बातें बोलते हैं 90% पब्लिक को नहीं समझ में आता है। तो ये जिनके थ्रू एडुकेशन कराने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें पब्लिक नहीं समझ पाती हैं। इनके मतलब आप समझो, पब्लिक जिनकी बातें समझ पाती हैं वो इनके संग एसोसिएटेड नहीं है, तो ये कहाँ से होगा? तो लर्निंग पे इनको फोकस करना नहीं है, इनको फोकस करना है बाकी चीज़ों पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एज ए रिटेल ट्रेडर आपके लिए क्या डिफरेंस आएगा? तो देखिए, मैं 3-4 पॉइंटर्स बताऊंगा जिसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। पहला चीज, जो भी नया ट्रेडर आता है मार्केट में, तो नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है ना, तो वो मोस्टली ऑप्शन बाइंग के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब ट्रेडिंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, सेकेंड हाफ में भी ट्रेडिंग हो रही होगी, अभी क्या होता है, दिन में 24 घंटा का जो थीटा डीके होना है, जो 24 घंटा का टाइम वैल्यू डीके होना है, वो 6 घंटे के अंदर होता है। अभी 3 घंटे के लिए बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसको 12 बजे तक कर देंगे, तो ये क्या होगा, 6 घंटे और टाइमिंग बढ़ जाएगा, तो 12 घंटे ट्रेडिंग होगी। तो जो रेट ऑफ ऑप्शन का प्रीमियम डिके है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हाफ नहीं कहेंगे, वो एक पैराबोलिक कर्व होता है, मतलब वो ऐसे डिप नहीं करता है, वो ऐसे डिप करता है। तो वो जो रेट ऑफ स्लो है, वो थोड़ा कर्व थोड़ा और दूर तक चला जाएगा, तो टाइम बढ़ जाने के कारण वो कर्व थोड़ा और पैराबोलिक हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ डिके जो ऐसे लीनियर डिके होता था अभी, वो थोड़ा पैराबोलिक कर्व की तरफ डिके करेगा, धीरे धीरे टर्न करके डिके करेगा। तो ठीक है, एक तरह से तब क्या होगा, नए ट्रेडर जो आएंगे, मान लो मार्केट साइडवेज रह गया, तो बहुत ज़्यादा फास्ट डिके जो अभी होता है वो नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेगा कोई, तो फिर जब मूवमेंट मिलेगा तो काम हो जाएगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ इसमें कैसा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है, तो करंट सिचुएशन में क्या है कि दिन में कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग हो रही होती है, तो रिलायंस का शेयर ऊपर नीचे जा रहा है, इन्फी का शेयर ऊपर नीचे जा रहा है, उसके कारण मूवमेंट होता है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में, या HDFC का जा रहा है तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट होता है उस तरीके से। अब जो रहेगा मूवमेंट, वो होगा सिर्फ ग्लोबल इंडेक्स को देख के। अब ग्लोबल इंडेक्स को देख के आप निफ्टी तो ट्रेड कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी नहीं कर सकते, फिर निफ्टी नहीं कर सकते, मिड कैप निफ्टी नहीं कर सकते। तो जनरली ग्लोबली जितने भी जगह पे बियॉन्ड मार्केट आवर्स ट्रेडिंग होती है, सब जगह उनके फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। हमारे यहाँ फ्यूचर्स का वॉल्यूम NSE का 1% भी नहीं है। तो 100 रुपये की अगर ट्रेडिंग होती है, तो 1 रुपया भी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग नहीं होता है। 98%, 96% ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है, तो इनको लाना तो ऑप्शन ही पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि निफ्टी फ्यूचर्स का मूवमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू डाउ जोन्स, अकॉर्डिंग टू नैस्डैक, निफ्टी फ्यूचर्स का मूवमेंट होगा, एंड उसी अकॉर्डिंगली लोग ऑप्शंस को प्ले कर पाएंगे। तो वो एक थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उस सेगमेंट को है जो जॉब वाला है। मान लो आपने जॉब है, तो अभी क्या होता है कि दिन में आप कोर टाइमिंग रहता है मार्केट का, अब आप जॉब पे भी फोकस नहीं कर पाते, मार्केट पे भी फोकस नहीं कर पाते। अब जब 6 बजे के बाद हो जाएगा ना, काफ़ी जॉब वाले इसीलिए क्रूड वगैरह, क्रूड गोल्ड ये सब में करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हो गया, जॉब खत्म, उसके बाद करना है। तो अभी भी वही सेम चीज़ होगी, ऑफिस खत्म उसके बाद आप चाहो तो, और ऑफिस खत्म उसके बाद आप चाहो तो इसमें हाथ आजमा सकते हो। तो और उसमें क्या है, ज़्यादा ट्रैकिंग भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी क्या होता है, कभी रिलायंस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, कभी HDFC ऊपर जाए कर रहा है, कभी इन्फी ऊपर जाए कर रहा है, कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। उस समय क्या होगा, डाउ में एक रेड कैंडल बना, हमारे यहाँ भी एक रेड कैंडल बनेगा, उनके यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, हमारे यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा। उसमें रिलायंस का, इन्फी का, HDFC का रोल कम हो जाएगा। जब तक कैश सेगमेंट भी एक्सटेंड नहीं होता है, तब तक तो ये ईजी रहेगा कि ग्लोबल मार्केट जिस तरह से बिहेव करेंगे, हमारे मार्केट्स भी उसी तरह से बिहेव करने लग जाएंगे। और थोड़ा सा
इनको भी तो स्ट्रैटेजीज, जो ऑपरेटर्स होंगे उनको भी तो, ऑपरेटर्स मतलब मार्केट मेकर जो रहेंगे, उनको भी तो स्ट्रैटेजीज उसी हिसाब से बनानी होगी। तो वो भी स्ट्रैटेजीज ग्लोबल फ्यूचर्स के हिसाब से ही बनाएंगे। वहां ये सिचुएशन नहीं आएगा कि एक काम करो, ग्लोबल फ्यूचर कुछ भी चल रहा है, हम रिलायंस को ऊपर कर देते हैं, बस निफ्टी को ऊपर टान लेंगे। वहां वो सिचुएशन नहीं आएगा। तो ये दो तीन एडवांटेज रहेंगे। तो पहला एडवांटेज यही रहेगा कि आपका रेट ऑफ डिके जो है वो स्लो हो जाएगा। सेकेंड चीज जो होगा वो होगा आपके लिए कि आपका ये जो है सेकेंड हाफ में रहेगा, तो काफ़ी जॉब वाले लोग उसमें फोकस कर पाएंगे। बट ये सब के बाद एक डिसएडवांटेज जो आता है, वो डिसएडवांटेज आता है मेंटल एबिलिटी पे। अगर वापस मान लो आप जॉब वगैरह करके आए, उसके बाद आप मोबाइल में ही लगे हुए हो और ट्रेडिंग ही देख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, क्योंकि वो स्ट्रेस आपके लिए क्रिएट करता है। जैसे मेरे इसी एज में बहुत बाल उड़ चुके हैं, ठीक है, कुछ कुछ ग्रे हेयर्स भी आने लग गए हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 2-3 ग्रे हेयर्स भी आने लग गए हैं। ऑल्दो मैंने सोचा है कि मैं कलर वगैरह नहीं करूँगा, चलने देते हैं। तो कम एज में भी ग्रे हेयर्स आने लगते हैं, बाल उड़ने लगते हैं। स्ट्रेस के कारण मेरा वेट लॉस कभी नहीं हो पाता है, मैं कितना भी कम खा लूँ वेट लॉस नहीं होगा, उल्टा और वेट बढ़ते रहेगा। तो वो सब चीज़ें, तो हेल्थ इश्यूज बहुत आएंगे। तो 2-3 इश्यूज रहेंगे। अब उसका तरीका ये है कि ट्रेडर्स को पोजिशनल व्यूज लेके चलने पड़ेंगे, स्प्रेड्स में काम करना पड़ेगा। वो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये नहीं कर सकते, उनको पोजिशनल ट्रेड बैठाने पड़ेंगे। मतलब इंट्राडे आप कर सकते हो कम क्वांटिटी में, बट बड़ी क्वांटिटी वाले सारे ट्रेडर्स आपके पोजिशनल ट्रेड में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि दिन भर स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट कभी लगातार किसी दिन 6 घंटे भी लगातार आप ट्रेडिंग कर लो तो सर दुखने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रेस में इंसान आ जाता है। मेरे संग होता है एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, अगर आप 3:30 के बाद मेरे से, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बट 3:30 के बाद अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहोगे, मैं 90% टाइम डम बैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होगा, एकदम दिमाग नम होगा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे एकदम स्ट्रेसफुल रही है ट्रेडिंग, राइट? तो उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है। तो ये एक हेल्थ हैजार्ड का एक रीज़न रहेगा। अब अगर ये लोग ऑप्शंस नहीं लाते हैं, सिर्फ फ्यूचर्स लेके आते हैं सेकेंड हाफ में, तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि लोगों का जो जान जाता है ना, वो ऑप्शंस के कारण जाता है। लोगों की जो हालत खराब होके रखी है ना मार्केट में, वो ऑप्शंस के कारण होके रखी है। अगर ऑप्शंस होता ही नहीं तो एंट्री पॉइंट में कम लोग एंटर करते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड करने पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो एंट्री कम लोग लेते हैं। और वो बेचारे छोटे कैपिटल वाले लोगों का कैपिटल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होगा, 100 पॉइंट निफ्टी मूव किया, आपके अगेंस्ट गया, 5 शेयर चला गया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 1 लाख रुपए में तो आप खरीद लेते हो 50 लॉट, या 20 लॉट खरीद लेते हो, या 30 लॉट खरीद लेते हो। एंड वो फिर क्या, 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट गया तो आपका 50 शेयर कैपिटल उड़ जाता है। तो आप सस्टेन ज़्यादा कर पाते हैं अगर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे होते तो देखते हैं कि ये लोग क्या लेके आते हैं। मोस्ट लाइकली ये मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड इनिशियली पहले 6 से 9 होगा, फिर 9 से 12 और एक्सटेंड करेंगे ये लोग, तो 6 से 12 हो जाएगा सेकंड शिफ्ट। जो सेटलमेंट होगा वो 3:30 के रेट पे हो जाएगा। शाम को 6 बजे आपके लिए फ्रेश डे स्टार्ट होगा, जो कि उस दिन भी कंटिन्यू होगा, फिर अगले दिन सुबह 9:15 से भी वही कंटिन्यू होगा। आपका जो डेली का सेटलमेंट है, जिसके बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होना है, वो 3:30 ही हो जाएगा। तो ये जो रूल अभी आया है उसके हिसाब से यही है। तो 2 पॉजिटिव चीजें निकली, एक नेगेटिव चीज निकला। ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव ये होगा कि उसका रेट ऑफ डिके का जो कर्व था लीनियर, वो कर्व पैराबोलिक हो जाएगा। एंड थोड़ा सा उसको स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट ठीक है, ऑप्शन सेलर्स कमा भी ज़्यादा रहे हैं तो उनको इम्प्रोवाइज भी करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उनके पास, वो करेंगे। और मैं भी कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज वगैरह पे काम करना स्टार्ट मैंने कर दिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट जब उस समय आएगा तो क्या। और प्लस क्या है, जितने बैक टेस्टेड डाटा है आप कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग आपने 6 घंटे की वर्किंग के हिसाब से की थी, अब 12 घंटे की वर्किंग होगी, नहीं करेगा बैक टेस्टिंग काम। फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग जब करना होगा तो जितने लोगों ने ये सब सॉफ्टवेयर बेच के रखा है, एल्गो बेच के रखा है, सबका बर्बाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ महीनों में देखिएगा काफ़ी लोग एल्गो सॉफ्टवेयर आपको बेच रहे होंगे, क्योंकि उनको ही मालूम है अब ये सॉफ्टवेयर रिडंडेंट होने वाला है, बेच दो, कुछ पैसे इसी बहाने आ जाएंगे। तो ठीक है, उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसके लिए एडवांटेज ये है कि वो सेकेंड हाफ में 2-3 घंटे अपना देख लेगा।
इनडिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं या जो एकदम वेले वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है, उनको तो ये मार्केट रुला के रख देगा और हेल्थ हैज़ार्ड होगा ही होगा, और बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड होगा। इनफैक्ट काफ़ी लोगों का मेंटल ब्लॉकेज भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल जॉब है। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग डाटा उड़ने के बाद रियल चैलेंज आएगा। पुराने लोग बहुत कम टिक पाएंगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो बैक टेस्टिंग करके रखी है, अब वो काम नहीं करेगा। तो पुरानी स्ट्रेटजीज, पुराने लॉजिक्स, पुराने थॉट प्रोसेस अब शायद काम ना करें। सुबह मार्केट ओपन हुआ, हमने स्ट्रैडल राइट कर दिया, दिन के एंड में डीके ले लिया। अब दिन का एंड भी 3:30 है कि शाम को 12 बजे है, रात में किसी को नहीं पता। एक्सपायरी के दिन 3:30 है, बट बाकी दिन राइट। और ओवरनाइट जो डीके हम लेते थे, वो डीके ही बहुत कम होगा, क्योंकि ओवरनाइट तो हो नहीं रहा है, वो तो शाम को 6 बजे फिर खुलेगा, फिर 12 बजे तक मूवमेंट होगा, उसमें फिर हलचल होगी, उसमें फिर आपका स्ट्रैडल ट्रायंगल में मूवमेंट होगा, फिर एडजस्टमेंट आप करते रहो। तो वो उनके लिए भी दिक्कत होने वाला है, एंड नई नई चीज़ें अभी हमें इम्प्रोवाइज करनी पड़ेंगी। देखते हैं कि आगे कैसा सिचुएशन रहता है। डायनामिक्स बदल रहे हैं मार्केट के, हम भी बदलेंगे। फिलहाल के लिए मेरे हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट को देखिए आप, फिर उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाले प्लेलिस्ट को देखिए आप, उसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगा, उससे आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी, उससे थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे आगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे सिखा के रखी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।